हेलो स्टूडेंट्स, एमए फाइनल पेपर 6 इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भुगतान शेष और आर्थिक विकास, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस अध्याय का दूसरा भाग आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 2। पहले भाग में हमने डिस्कस किया था कि भुगतान शेष और आर्थिक विकास में क्या संबंध है और भुगतान शेष को संतुलन में बनाए रखने के लिए आयात स्थानापन्नता और निर्यात प्रोत्साहन, ये दो उपाय हो सकते हैं। आज हम इन्हीं उपायों के बारे में इस अध्याय में और विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी के फेवर में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। आयात स्थानापन्नता के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं वे इस तथ्य पर आधारित हैं कि ऐतिहासिक तौर से व्यापार अंतर्राष्ट्रीय असमानता यंत्र के रूप में पिछड़े हुए देशों के विरुद्ध ही रहा है। इसलिए वह दीर्घकाल में आत्मनिर्भरता और आयात को घरेलू उत्पादन द्वारा सब्स्टिट्यूट करके विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आयात स्थानापन्नता द्वारा औद्योगिकरण की कूटनीति को अपनाना उचित मानते हैं। आयात स्थानापन्नता के पक्ष में सबसे पहला तर्क ये दिया जाता है विकसित देशों का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। आयात स्थानापन्नता के पक्ष में विकसित देशों के अनुभवों का तर्क दिया जाता है और प्रोफेसर एच.बी. चैनरी ने ये कहा कि विकास के साथ केवल औद्योगिक उत्पादन का भाग ही नहीं बढ़ता, बल्कि औद्योगिक उत्पादन में कुल वृद्धि का एक बहुत बड़ा अनुपात इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर आधारित उद्योगों की वृद्धि के कारण होता है। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि बाजार ढूंढने की आवश्यकता नहीं, नो नीड टू फाइंड मार्केट। यह तर्क दिया जाता है कि आयात स्थानापन्नता उद्योगों के लिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्रीज के लिए बाजार ढूंढने की अनिश्चितताएं और जोखिम यहाँ नहीं होती, क्योंकि जब आयातों को रोक दिया जाता है तो नए उद्योगों को पहले से ही स्थापित बाजार प्राप्त हो जाता है। तीसरा तर्क दिया जाता है कि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए, टू मीट डोमेस्टिक डिमांड, एक विकासशील देश की औद्योगिक आयातों के लिए मांग इसके निर्यातों के लिए विदेशी मांग की अपेक्षा बहुत तेजी से बढ़ती है। इसलिए ऐसे देश प्राइमरी गुड्स का निर्यात करते हैं जिनकी विदेशी मांग कम होती है, तथा इसलिए वे निर्यातों के बदले में पर्याप्त औद्योगिक वस्तुएं आयात नहीं कर पाते। अतः घरेलू मांग को पूरा करने के लिए देश में औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट तर्क दिया जाता है घरेलू बचत और निवेश दर बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द डोमेस्टिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट। यह भी तर्क दिया गया कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन घरेलू बचत और निवेश की दर को बढ़ाता है। जब राज्य विदेशी प्रतियोगिता से आयात स्थानापन्न उद्योगों की रक्षा के लिए प्रशुल्क यानी टैरिफ, लाइसेंस, कोटा आदि प्रतिबंधात्मक विधियों को अपनाता है, तो उत्पादक अपनी वस्तुओं की कीमतें बढ़ा देते हैं और इस प्रकार ऊंचे लाभ कमाते हैं। जब यह लाभ बचाकर री इन्वेस्ट किया जाता है, पुनर्विनियोजित किए जाते हैं, तो विकास की गति तेज होती है। फिर यह भी तर्क दिया गया कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रीज की शर्तें संरक्षण व्यापार की शर्तों को असंरक्षित क्षेत्रों के विरुद्ध कर देंगी और आय वितरण को इस ढंग से बदल देंगी कि बचतें और निवेश अर्थव्यवस्था में प्रोत्साहित हो जाते हैं। इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनाना चाहिए। अगला तर्क इसके पक्ष में ये दिया गया कि रोजगार बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, औद्योगिकरण द्वारा आयात स्थानापन्नता के पक्ष में बढ़े हुए रोजगार का तर्क दिया गया। जनसंख्या वृद्धि के साथ बढ़ रही श्रम शक्ति को काम पर लगाने के लिए आधुनिक श्रम बचत तकनीकों के प्रयोग द्वारा कृषि उत्पादकता से बढ़ रही अतिरेक मानव शक्ति को खपाने के लिए और वर्तमान अल्प रोजगार में लगे लोगों को लाभदायक रोजगार के साधन प्रदान करने के लिए
आयात स्थानापन्न औद्योगिकरण आवश्यक हो जाता है। आर्थिक कल्याण के दृष्टिकोण से, फ्रॉम द इकोनॉमिक वेलफेयर एंगल, ये तर्क भी दिया गया कि अल्पविकसित देश में दीर्घकालीन आर्थिक कल्याण के दृष्टिकोण से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है। यदि आयात स्थानापन्नता की नीति प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों द्वारा चलाई जाती है, जैसे कि साधारणतः होता है, तो आधुनिक औद्योगिक तकनीकों और ज्ञान से देश लाभ उठाता है। उन्नत देशों के प्रौद्योगिकी ज्ञान में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर यह अपनी पूंजी संचय की दर को तीव्र करने में समर्थ हो जाते हैं। और अंतिम तर्क ये दिया गया कि उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। और ये अंतिम उद्देश्य ये दो तरह का हो सकता है। पहला, तैयार उपभोक्ता वस्तुओं, मध्यवर्ती वस्तुओं और मशीनरी के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, और दूसरा, उन्हें विकासशील और विकसित देशों में निर्यात करना। इसके पश्चात हम देखते हैं आयात स्थानापन्नता के विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। भारत, पाकिस्तान और बहुत से लैटिन अमेरिकी देशों में आयात स्थानापन्नता की नीति सही ढंग से नहीं चल रही और नहीं चल पाई, बल्कि इसने अल्पविकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में और गड़बड़ी पैदा की, जिससे उनकी औद्योगिकरण की प्रक्रिया और महंगी हो गई। अब हम इस नीति के विपक्ष में तर्कों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला तर्क यहाँ दिया गया, विदेशी मुद्रा बचाने में विफल, फेलियर टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पर ऐसे उद्योग स्थापित नहीं किए गए जिन्होंने विदेशी मुद्रा की बचत की हो। वास्तव में स्थापित उद्योग किसी प्रकार की वास्तविक बचतें करने में असफल रहे और उनसे विदेशी मुद्रा भी हाथ से निकल गई। अल्पविकसित देशों में आयात स्थानापन्न उद्योग शुरू करने के लिए कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं और पूंजी उपकरणों का अभाव होता है। इसलिए इस नीति में आयातों की अधिक आवश्यकता पड़ती है अपेक्षा किसी और नीति के। इसलिए आयात स्थानापन्न उद्योगों के लिए इनपुट और पूंजी पदार्थों पर विदेशी मुद्रा का अप्रत्यक्ष व्यय विदेशी मुद्रा की प्रत्यक्ष बचतों की अपेक्षा अधिक होता है। तो इससे डिससेविंग्स होती हैं, अबचतें होती हैं। नए उद्योगों के लिए आयातित इनपुट का मूल्य घरेलू उत्पाद द्वारा स्थानापन्न की गई वस्तुओं के मूल्य से अधिक होने के कारण ये डिससेविंग्स हो सकती हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के विपक्ष में दूसरा तर्क दिया गया, उत्पादन में वृद्धि आयातों में वृद्धि से नहीं, इंक्रीज इन प्रोडक्शन नॉट ड्यू टू राइज इन इंपोर्ट्स। आयात स्थानापन्नता द्वारा औद्योगिकरण के पक्ष में प्रोफेसर चेनरी ने एक ऐतिहासिक प्रमाण दिया कि सभी विकासशील देशों पर यह लागू नहीं हो सकता। यह तर्क दिया जाता था कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि आयातों को बढ़ाने से हुई है। कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुएं और पूंजीगत उपकरणों का आयात अल्पविकसित देश में घरेलू उद्योग स्थापित करने में सहायक होता है। वास्तव में निर्यात अर्थव्यवस्था के अंदर उद्यमी क्रियाओं को बढ़ाने, प्रोत्साहित करने, मांग पैदा करने और अल्प रोजगार में लगे साधनों को उत्पादकीय तौर से प्रयोग करने में सहायक होते हैं। ये आयात ही होते हैं जो अंततः उनके लिए आधार बनाकर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रीज के लिए एक मार्ग दिखाते हैं। आयातों को बंद करके औद्योगिक वस्तुओं की घरेलू मांग को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन द्वारा पूरा करने का तर्क अधिक आयातों की आवश्यकता की उपेक्षा करता है। हर्षमैन के अनुसार विकासशील देशों में ढेर सारे नए उद्योग उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में हैं और क्योंकि वे जानी हुई प्रक्रियाओं से आयातित इनपुट्स और मशीनों के आधार पर शुरू किए जाते हैं, आयात स्थानापन्नता द्वारा औद्योगिकरण यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन एक अत्यंत ही सीक्वेंशियल हो जाता है या दृढ़ता पूर्वक अभिनीत मामला, टाइटली स्टैक्ड अफेयर हो जाता है। इस प्रकार आयात स्थानापन्नता की नीति विभिन्न प्रकार के आयातों के लिए मांग उत्पन्न करती है और जिस उद्देश्य के लिए अपनाई जाती है उसे विफल कर देती है।
अगला तर्क दिया गया कि बचत और निवेश पर कुप्रभाव पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जॉन पावर ने यह तर्क दिया कि तैयार उपभोक्ता वस्तुओं की आयात स्थानापन्नता घरेलू बचतों और निवेश को बढ़ाने की अपेक्षा कम करती है। घरेलू प्रयोग के लिए उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर बल उनके उपभोग को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखता है और इस प्रकार उनके निर्यात को आघात पहुंचता है। ऐसी नीति आर्थिक और तकनीकी दक्षता पर बुरा प्रभाव डालती है, जिससे आय, लाभ और बचत कम होते हैं। इसलिए और विकास के लिए राष्ट्रीय आय, बचत और निवेश की दरें बढ़ाने के लिए जॉन पावर उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र की अपेक्षा पूंजी पदार्थ और निर्यात क्षेत्रों में निवेश का पक्षपात करते हैं। अगला तर्क दिया गया रोजगार उत्पन्न करने में असफल, फेलियर टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। यह तर्क कि अल्पविकसित देशों में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन से सरप्लस लेबर खप जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि आयात स्थानापन्नता निर्माण के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाता है, परंतु यह ऐसे देशों में बढ़ रही श्रम शक्ति के लिए नौकरी उत्पन्न करने में असफल रहा। ग्रिफिन और एनोज ने यह कहा कि निर्माणकारी उद्योगों में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में रोजगार की वृद्धि किसी भी तरह उत्पादन में वृद्धि के साथ तुलना योग्य नहीं है। वास्तव में रोजगार में वृद्धि उतनी देर तक नहीं होती जब तक कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 4% प्रतिवर्ष की दर से नहीं बढ़ती। दूसरे औद्योगिक रोजगार जनसंख्या की अपेक्षा कम तेजी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट दिया गया संसाधनों का कुवितरण, मैल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। औद्योगिक उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के साधन के रूप में आयात स्थानापन्नता की कूटनीति के प्रयोग से संसाधनों का कुवितरण और औद्योगिक उत्पादकता पर बुरा प्रभाव पड़ा। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के जोश में अल्प विकसित देशों ने अदक्ष और लो प्रायोरिटी वाले उद्योगों को डिफरेंशियली प्रोटेक्शन दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ऊंची लागत पर प्राप्त किए गए कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुएं और पूंजी उपकरणों का दुरुपयोग हुआ। अतः इस नीति से अति संरक्षण के अंतर्गत ऊंची उत्पादन लागतों के साथ अदक्ष अनस्किल्ड इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई। आयात स्थानापन्नता के क्षेत्र में भारत का यही अनुभव रहा है। वी देसाई के अनुसार आत्मनिर्भरता के उद्देश्य ने यह भावना ला दी कि जो भी आयातों को स्थानापन्न करता है वह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में दुर्लभ साधनों का प्रयोग ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में किया गया जो कि निम्न प्राथमिकता मदें समझी जाती हैं। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट अति संरक्षण को अपनाना, एडॉप्शन ऑफ एक्सेसिव प्रोटेक्शनिज्म। रॉल प्रविश के अनुसार ऐसे देशों में अति संरक्षण ने साधारण तौर से राष्ट्रीय बाजारों को विदेशी प्रतियोगिताओं से अलग कर दिया। इसने उनकी वस्तुओं की किस्म को, क्वालिटी को सुधारने और कॉस्ट को कम करने की प्रेरणा को कमजोर नहीं किया बल्कि खत्म ही कर दिया। ऊंची उत्पादन लागत ने ओवर प्रोटेक्शनिज्म को अपनाना जरूरी बना दिया। आगे इसने औद्योगिक ढांचे पर बुरा प्रभाव डाला क्योंकि इसने छोटी अनइकोनॉमिक यूनिट्स की स्थापना को प्रोत्साहित किया, आधुनिक तकनीकों को आरंभ करने की प्रेरणा को कमजोर किया और उत्पादकता में वृद्धि को धीमा किया। अतः निर्मित वस्तुओं के निर्यात के बारे में एक कुचक्र का निर्माण हुआ। इन निर्यातों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इंटरनल कॉस्ट ऊंची होती है, क्योंकि और कारणों में जो निर्यात बाजार को फैलाएंगी उनका अभाव है। इस प्रकार आयात स्थानापन्न औद्योगिकरण विकासशील देशों के निर्यात को प्रोत्साहित करने में असफल रहा। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि आयात स्थानापन्नता की नीति न केवल विदेशी मुद्रा को बचाने में असफल हुई बल्कि कई देशों में इसने कमी को बढ़ाया है, ऐसा प्रतीत होता है। उपभोक्ता वस्तुओं की आयात स्थानापन्नता पर बल उत्पादन, बचत और निवेश को बढ़ाने में सफल नहीं रहा। यह औद्योगिक उत्पादन में अर्थव्यवस्था को कहीं भी आत्मनिर्भरता के उद्देश्य के पास लाने में भी असफल रही।
ना तो यह बढ़ रही श्रम शक्ति को खपाने के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने में सफल रही और ना ही निर्यात क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। लेकिन भारत जैसे देशों ने जो व्यवहार कुशल मशीनरी और उपकरण बनाने के लिए उद्योग स्थापित किए हैं, उन्होंने आयात स्थानापन्नता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसने भावी निवेश कार्यक्रमों और सुरक्षा सामर्थ्य संबंधी आत्मनिर्भरता के लिए काफी अच्छी नींव रखने में देश की सहायता की। बाइसिकल, पंखे, सिलाई मशीनें आदि अनेक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं जो यह देश निर्यात करता है के अलावा कई प्रकार की मशीनरी, लोहा इस्पात, कच्चा पेट्रोल, पेट्रोल वस्तुओं, रासायनिक खाद, भारी रसायन आदि आधारभूत उद्योगों के बारे में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। आयात स्थानापन्नता की नीति द्वारा भारत अपने विकास कार्यक्रमों के लिए अब 3/4 से भी अधिक पूंजी उपकरण उत्पादित करता है। निर्यात प्रोत्साहन बनाम आयात स्थानापन्नता, एक्सपोर्ट प्रमोशन वर्सेस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब प्रश्न उठता है कि निर्यात प्रोत्साहन और आयात स्थानापन्नता में से कौन सी नीति एक अल्प विकसित देश को अपनानी चाहिए। दोनों नीतियों का एक ही उद्देश्य है, अर्थात विदेशी विनिमय की कठिनाइयों को दूर करना। हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नीतियों की कमियों की विवेचना की है। विदेशी मुद्रा को बचाने की बजाय इसने आयातित मशीनरी, पुर्जों और उपकरणों की मांग को बढ़ाया है। ओवर प्रोटेक्शन से कॉस्ट ज़्यादा हुई, ऊंची लागतें हुई और लोअर क्वालिटी वाली अनस्किल्ड यूनिट्स की स्थापना हुई, जिन्होंने निर्यातों की वृद्धि में गंभीर रुकावट का काम किया। इस प्रकार इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए देश को बहुत अधिक कीमत देनी पड़ी और इसलिए एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी की जरूरत है, आवश्यकता है। लेकिन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक बहुत प्रभावशाली औजार है यदि यह ओवर प्रोटेक्शनिज्म, अनस्किल्ड और हायर कॉस्ट इंडस्ट्रीज का निर्माण किए बिना किया जा सके। दूसरी ओर एक अर्थव्यवस्था जो निर्यात विकास पर बल देती है, वह दक्ष उत्पादन के लिए फेवरेबल कंडीशंस का निर्माण करने योग्य होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता समाविष्ट निर्यातों में कंटिन्यूस ग्रोथ, हायर कॉस्ट और गुणवत्ता चेतनता की अपेक्षा करती है। विवेचन के उद्देश्य से हम विकासशील देशों को दो भागों में बांटते हैं। वे देश जो अति जनसंख्या दबावों से पीड़ित नहीं हैं और दूसरे अति जनसंख्या वाले देश। प्रथम श्रेणी के देशों को अपने परंपरागत निर्यातों को कायम रखना चाहिए, उन्हें और अधिक विस्तार देना चाहिए। उन्हें अधिक पूंजी और अच्छी तकनीकी का प्रयोग करके अपने प्राथमिक उत्पादन में सुधार करने चाहिए। उन्हें ऐसे आयातों को स्थानापन्न करना चाहिए जिनका उत्पादन पूंजी की अपेक्षा अधिक श्रम को खपाता है। आयात स्थानापन्नता की प्रक्रिया धीरे धीरे और विदेशी उद्यम के सहयोग से होनी चाहिए। दूसरी ओर भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों को घरेलू उपभोग और निर्यात दोनों के लिए निर्मित वस्तुओं पर जोर देना चाहिए। ऐसा आवश्यक है क्योंकि चाय, पटसन की वस्तुओं और सूती कपड़ों जैसी भारत की परंपरागत निर्यातें या तो फिक्स्ड हो गई हैं, स्थिर हो गई हैं, कांस्टेंट हो गई हैं या बहुत धीरे धीरे बढ़ रही हैं। चाय जैसी वस्तुओं की व्यय मांग लोच स्थिर होने के कारण उनके निर्यातों के तो ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। सूती कपड़ों के लिए भी बाजार कम हुआ है क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट आ गए हैं। टेरिलिन जैसे मानव निर्मित धागों का भी विकास हुआ। एक अन्य कारण यह रहा कि हर नया देश सूती कपड़ा उद्योग ही शुरू करता है, जिससे विकासशील देशों में आपस में ही कड़ी प्रतियोगिता हो जाती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विकासशील देशों को ऐसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए जिनकी विकसित देशों में बहुत मांग है। ऐसी वस्तुएं कार, स्कूटर, टेलीविजन, एसी, फ्रिज, कैमरा आदि हैं। सबसे श्रेष्ठ उदाहरण जापान का है, जिसने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और कनाडा के इन वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों के साथ कड़ी प्रतियोगिता के बावजूद उनके बाजारों पर विजय प्राप्त की। लेकिन इस क्षेत्र में भारत जैसे विकासशील देशों के लिए सबसे बड़ी रुकावट है इनकी लोअर क्वालिटी और हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। ऐसी अपरंपरागत मदों के लिए
बाजारों के विकास के उद्देश्य से विकासशील देशों को ऊपर वर्णित निर्यात प्रोत्साहन विधियां अपनानी चाहिए। लेकिन विकसित देशों को ऐसी परंपरागत मदों का निर्यात शक्तिशाली संरक्षणात्मक प्रतिरोधों से जकड़ा हुआ है, जिन्हें विकासशील देशों को दूर करना होगा। इस संबंध में प्रोफेसर हैरड परामर्श देते हैं कि उन्नत देशों की चाहे कोई भी नीतियां हों, विकासशील देशों को इतनी प्रतियोगितात्मक कीमतों पर अपनी निर्यात योग्य विनिर्माण के उत्पादन को फैलाने का उद्देश्य रखना चाहिए कि वे उन देशों के संरक्षणात्मक प्रतिरोधों को पार कर सकें। यह तर्क पैमाने की किफायतों, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मध्यवर्ती वस्तुओं और मशीनरी उद्योगों की एक साथ स्थापना की अपेक्षा रखता है। इसका संबंध गहन ढंग से आयात स्थानापन्नता द्वारा औद्योगिकरण से है। अतः भारत जैसे विकासशील देश को भुगतान शेष की कठिनाइयां दूर करने तथा विकास की गति को तीव्र करने के लिए निर्यात प्रोत्साहन की नीति को आयात स्थानापन्नता के साथ जोड़ना चाहिए। भुगतान शेष और आर्थिक विकास का यह अध्याय हमारा यहाँ समाप्त होता है और इस अध्याय के दोनों भाग पूरी तरह से एम.एल. झिंगन की पुस्तक विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन से लिए गए हैं। झिंगन साहब का बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।